चलो, हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था सोल्यूशन, ठीक है ना। अब हम लोग उस फेस में आ गए हैं जहां पे हम लोग एक्चुअली सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को मेजरमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे पास एक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन बनता है सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो हम लोग को किस तरह का सॉल्यूट और सॉल्वेंट लेना है? सॉल्यूट हमारा होना चाहिए सॉलिड, जैसे कि सॉल्ट, और हमारे पास सॉल्वेंट होना चाहिए लिक्विड, जैसे कि वाटर। तो हमें वैसे सॉल्यूशन के बारे में पता करना है जो कि सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट से मिलके बना हो। अच्छा, अगर कोई चीज सॉलिड है तो उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? जीरो। और अगर मान लो कोई चीज लिक्विड है तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, मान लेते हैं पी ए नॉट, ठीक है ना। लेकिन ये पी ए नॉट होता है वो कब होता है? जब सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में लिया जाए, ठीक है ना। जबकि अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में क्या 100% सॉल्वेंट है? बोलो। यस, तो अगर वो 100% सॉल्वेंट नहीं है तो 100% उसमें वेपर प्रेशर भी सॉल्वेंट का नहीं होगा, उसमें कुछ पोर्शन ही तुम्हारा वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का आएगा, क्योंकि ये तो कंट्रीब्यूट कर नहीं रहा है ना। तो इसके प्रेशर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? केवल पीए से। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। तो मान लो ये तुम्हारे पास बकेट है, मान लो ये तुम्हारे पास बकेट है, इसको क्लोज कर देते हैं, है ना। यहाँ पे लिक्विड रखा हुआ है, सोल्यूशन रखा है, इस बार क्या रखा है? सोल्यूशन। तो यहाँ पे तो दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे, ए का भी मॉलिक्यूल होगा और बी का भी मॉलिक्यूल होगा। क्या 100% सरफेस ए से कवर्ड है? बी भी है, लेकिन बी वेपराइज तो कर नहीं रहा, सही है कि नहीं? बी जो है वो वेपराइज तो कर नहीं रहा, वेपराइज केवल कौन कर रहा है? ए, ठीक है ना। तो ए कभी भी यहाँ पे 100% वेपराइज करेगा नहीं। तो अगर ए 100% वेपराइज करेगा नहीं तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि सोल्यूशन का, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं ये बात सबको? ओके। तो अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो ए की वजह से प्रेशर है यहाँ पे, जितना भी सोल्यूशन फेस में बन रहा है वही तुम्हारा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर माना जाएगा। यस भाई, यहाँ पे वेपर केवल ए का ही तो है, तो यहाँ पे ए का जो प्रेशर है वही तो सोल्यूशन का प्रेशर होगा। यस, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ए का प्रेशर मैक्सिमम नहीं है क्योंकि सोल्यूशन में सॉल्यूट भी है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना। तो ए का प्रेशर डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट में वहां पर ए लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हम लोग हमेशा क्या बोलेंगे कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्लियर है? ज्यादा ए मतलब ज्यादा वेपर प्रेशर ऑफ ए, ठीक है ना। ओके। अब अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो उसके लिए हमें एक, सॉरी, अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हमको वहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो पी ए इज इक्वल टू के टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये लिखा जा सकता है कि नहीं? ठीक है ना। हाँ बोलो। अब हम एक कंडीशन बनाते हैं, तुम खुद सोचो और बताओ, क्योंकि सोचने का काम तुम्हारा भी है। अगर मान लो मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया होता, प्योर सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होता बताओ?
1 होता। 100% अगर सॉल्वेंट है तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा। यस, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे 100% ए बनता। अगर यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट होता तो यहाँ पे ए भी 100% बनता। यस और नो? तो यहाँ पर जो प्रेशर होता ए का वो मैक्सिमम होता और मैक्सिमम प्रेशर पी ए नॉट के बराबर है। यस, अब यही कंडीशन इसमें पुट कर दो। ये कंडीशन फिर क्या हुई? ये कंडीशन एक्चुअली हमने बनाई है, अपने सोच समझ के लॉजिकली ये कंडीशन हमने क्रिएट की है। हम इस कंडीशन को इसमें पुट करते हैं। तो जब हम लोग इस कंडीशन को इसमें पुट करेंगे तो इक्वेशन देखो क्या आ जाएगी। जब हम XA की वैल्यू की जगह पर हम 1 पुट करेंगे तो PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसका मतलब हमने K की वैल्यू PA नॉट निकाल ली कि नहीं? ठीक है कि नहीं? तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर होगा? वो PA नॉट के बराबर होगा। तो हम लोग फिर से राइट करते हैं अपना ये। तो देखो हमारे पास था क्या कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू K टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड सोल्यूशन। सही है? तो K की वैल्यू पुट कर अगर करोगे तो यहाँ पे PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। ये आ जाएगा कि नहीं? बोलो, क्लियर है? बार बार बताओ, ये PA इसमें क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय PA? ओके, PA नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेरी गुड। ये तुम्हारा काई ए, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है ना? तो ये मेरा पहला यूजेबल फॉर्म हो गया। इससे हम लोग कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? सेकंड देखो यूजेबल फॉर्म क्या हो जाएगा। अच्छा, हम लोग सेकंड यूजेबल फॉर्म निकालेंगे एलवीपी के लिए, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पीछे जाते हैं। तुमने यहाँ पे क्या लिखा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। सही बात है? तो जो डिफरेंस है उसी को ही क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर बिटवीन सॉल्यूशन, नहीं, जो ज्यादा होगा उसको पहले लिखा जाएगा, बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सही है कि नहीं? डिफरेंस ऑफ वेपर प्रेशर बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सही है? क्लियर है? तो देखो एलवीपी के लिए तुम्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम अपने आप से फॉर्मूला बनाओगे। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर डिफरेंस होता है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का, तो सोचो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर PA नॉट लिखा जाता है, हाँ कि ना? डिफरेंस है तो माइनस साइन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PA लिखा जाता है। तो एलवीपी जो है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो किसके बराबर आ गया? PA नॉट माइनस PA के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। तो यहां से अरेंज करो। अब देखो, अब बस मैथमेटिक्स का खेल है और कुछ नहीं। यहां से इसको अरेंज करो। PA जो है, PA जो है वो PA नॉट इंटू XA है। और XA को हम क्या लिख सकते हैं? XA को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस XB, है ना? अब देखो इसको हम फर्दर लेके जाएं तो PA होल अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस XB। इतना हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। एक सेकेंड, ये मेरे स्क्रीन फ्रीज हो गई है ना?
हाँ सर, लैग हो रहा है। लैग हो रहा है। अच्छा रुको, एक सेकंड रुको, मैं लैग को हटाता हूँ। लैग को कैसे हटाएं? एक सेकंड रुको। लैग को कैसे हटाएं? चलो, अभी आ गया कि नहीं आ गया? ये सर आ गया। आ ओके। गया। तो हम लोग पी ए होल अपॉन पी ए नॉट को 1 - एक्स भी लिख सकते हैं। हाँ सर। ओके। तो यहां से हम एक्स बी को अलग कर लें। तो यहाँ पे देखो, क्या 1 - पी ए होल अपॉन पी बी नॉट जो है वो एक्स बी के बराबर है? बताओ। यस सर। यस। तो बेसिकली हमारे पास जो दूसरा यूजेबल फॉर्म मिल जाएगा वो ये मिल जाएगा, देखो, है ना। नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ कि सेकेंड यूजेबल फॉर्म है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि लॉजिकली पी ए नॉट माइनस पी ए के बराबर है, वुड बी इक्वल टू वुड बी वुड बी इक्वल टू पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सही है कि नहीं? जाओ यस सर। प्रीवियस में देखो। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? तो ये सेकेंड चीज है, देखो बहुत लॉजिकल भी है। लोअरिंग किस वजह से हो रही है? देखो, लोअरिंग सॉल्यूट ऐड करने की वजह से हो रही है कि नहीं? क्योंकि मैक्सिमम तब होता जब प्योर सॉल्वेंट होता। जब प्योर सॉल्वेंट होता तब वेपर प्रेशर कितना होता? मैक्सिमम। जैसे जैसे हम लोग नोट। जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, तो यहाँ पे सॉल्यूशन बनता जा रहा है। और जितना हम लोग कंसंट्रेटेड, एम आई बोर भैया, आई एम नॉट गेटिंग द स्क्रीन। भाई बाकियों को स्क्रीन आ रही है मेरी? एम आई बोर सर भैया, सर। आप आप रोहित कुशवाहा प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना? उसकी स्क्रीन पे जाकर क्लिक करो, किसी और का स्क्रीन खोल के बैठे हो शायद। नो सर। चलो हो नो गया, सर। आगे बढ़े। सर हम लोग का तो ठीक है। बाकियों का ठीक है, एम आई आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। सबको मेरा स्क्रीन आ रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व, तो आगे बढ़े। ओके। तो इधर पे जितना ज्यादा तुम जितना ज्यादा तुम सॉल्यूट ऐड करोगे, वहां पे लोअरिंग उतनी ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी? बताओ। लॉजिकल है कि नहीं? यस सर। देखो, सॉल्यूट ऐड करने की वजह से तो सॉल्यूशन बना। सॉल्वेंट का तो मैक्सिमम था, तो जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे उतना ज्यादा लोअरिंग आएगा वेपर प्रेशर में। इसीलिए देखो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये एक्स बी है कि नहीं है? क्लियर है इतना? थर्ड पे आते हैं, जिसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए कुछ नहीं, जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसको हम लोग पी ए नॉट से डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब
ये कितना हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है पीए नॉट माइनस पीए होल अपॉन पीए नॉट, ठीक है ना। तो यहां से अरेंज करो तो क्या वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। यस सर। क्लियर है। तो ये क्या है, एक तरह का फ्रैक्शन है, ये एक तरह का फ्रैक्शन है। और फ्रैक्शन हमेशा कैसे बनता है, परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दो तो वो फ्रैक्शन बनता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर 75% है तो फ्रैक्शन में 0.75 होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। तो अगर कोई तुमसे स्टेटमेंट में ये बोले, मान लो कोई क्वेश्चन आता है उसमें स्टेटमेंट में तुमसे ये बोले कि द परसेंटेज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर of pure solvent upon addition of solute। बात को समझना, यहां पे क्या लिखा गया है कि कितना परसेंटेज डिक्रीज है वेपर प्रेशर में प्योर सॉल्वेंट के जब उसमें सॉल्यूट डाला जाए। तो परसेंटेज डिक्रीज का मतलब होता है कि जितना भी तुम्हारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है इनटू 100, क्योंकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने अभी क्या बताया कि एक फ्रैक्शन है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो अगर मान लो तुम्हें 75%, मान लो तुम्हें 75% है ना आर एल वीपी गिवेन हो, 75% लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर गिवेन हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली आर एल वीपी की वैल्यू कितनी है, आर एल वीपी इज इक्वल टू 0.75। क्लियर है इतना कि नहीं। यस सर। इतना सबको क्लियर है कि नहीं। परसेंटेज का मतलब, फ्रैक्शन का मतलब होता है परसेंटेज को हमेशा 100 से डिवाइड कर देना है। अगर कोई चीज 75% है तो फ्रैक्शन होता है 0.75। अगर कोई चीज 50% है तो फ्रैक्शन होता है 0.5। अगर इतना क्लियर हो तो हम आगे बढ़े, बताओ। ठीक है ना। तो 3 फॉर्मूले कौन कौन से हैं बताओ, फॉर्मूलों के ऊपर ही सारा खेल है। पहला है कि अगर मुझे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना होगा तो मुझे पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये लिखना होगा, ये पहला है। सेकंड है अगर मुझे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लेना होगा तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब पी ए नॉट माइनस पी ए, जो कि बराबर होगा पी ए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, क्योंकि लोअरिंग जो है वो सॉल्यूट ऐड करने की वजह से है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। थर्ड, अगर हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करें तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, मतलब एक फ्रैक्शन में आंसर आएगा, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। क्लियर है इतना कि नहीं। तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन लिया था, हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन लिया था। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास 30 ग्राम ऑफ यूरिया है ना, इज एडेड टू 45 ग्राम ऑफ वाटर। 30 ग्राम यूरिया में हमने 45 ग्राम वाटर ऐड किया एक किसी सर्टेन टेम्परेचर पर, ठीक है कि नहीं। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर है ना इज 300 mm Hg, तो तुम्हें कैलकुलेट करना था सबसे पहला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे करना था बताओ, ये मैंने लास्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन भी बताया था, बोलो। बोलो। पेपर सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाने से आ जाएगा। हाँ बस उसका फॉर्मूला लगाने से आ जाएगा। देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब पीए। सबसे पहले पहचानो कि यूरिया क्या है, यूरिया एक्चुअली सॉल्वेंट है।
45 ग्राम वाटर, ये क्या है, ये एक्चुअली ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। और साथ में तुमको वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर भी गिवन है, कितना 300 mm ऑफ Hg, मतलब तुमको Pa नॉट जो है वो कैसा है, गिवन है। क्लियर है कि नहीं इतना? तो Pa होता है Pa नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसका मतलब Pa की वैल्यू निकालने के लिए मुझे Pa नॉट की वैल्यू चाहिए, तो Pa नॉट कितना गिवन है बताओ? 300, 30 नहीं 300, ठीक है ना, 300 mm ऑफ Hg, तो ये 300 है इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब देखो तुम्हें 30 ग्राम यूरिया गिवन है, मतलब B जो है वो 30 ग्राम गिवन है, और साथ में A जो है वो 45 ग्राम गिवन। तो अगर मुझे मान लो XA निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 45 divided by 45 plus 30 बताओ। number of mole of A, number of mole of A ठीक है, divided by A plus B। ओके। ये 45 मोल गिवन है कि मास गिवन? मास मास तो इसको मोल में कैसे चेंज करें? गिवन मास बाय मोलर मास कितना है बताओ? 18 सर 18, 0.5 होगा। ओके। ये बताओ इसके बारे में, 30 डिवाइडेड बाय 0.5 मोल 60, तो 0.5 मोल। तो यहाँ पे हमें x से निकालना है, तो ये 2.5 हो गया, यहाँ पे ये 2.5 प्लस 0.5, सही है कि नहीं? ठीक है, तो ये 5/6 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5/6। क्लियर है? तो 5/6, ये 1, ये 5, 50, 25, 250 mm Hg आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है इतना? 250 mm ऑफ Hg आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ओके। तो इसका मतलब जब हमारे पास यहाँ पर एक बकेट था और जब हमारे पास यहाँ पे प्योर A था, तो प्रेशर कितना था, 300 mm Hg। क्लियर है इतना? जब प्योर हमारे पास वाटर है तब हमारे पास प्रेशर कितना है, 300 mm Hg। इसमें हमने ऐड किया, अगर हमने ऐड कर दिया यहाँ पे कितना, 30 ग्राम यूरिया, तो अब हमारे पास एक नया सोल्यूशन बन के तैयार हो जाता है। उस सोल्यूशन में हमारे पास A भी है और B भी है। ये B की वजह से यहाँ पे एक लोअरिंग आएगी, मतलब सॉल्यूट एडिशन की वजह से यहाँ पे एक लोअरिंग आएगी, और कितना हो जाएगा, 250 mm Hg प्रेशर बचा रह जाएगा। क्लियर है इतना कि नहीं? हाँ, अगर मान लो मैं पूछूं तुमसे, सेकेंड क्वेश्चन कि सेम क्वेश्चन में LVP क्या था? अच्छा, लास्ट क्लास में हमने 30 लिया था, चलो कोई बात नहीं, इस क्लास में हमने 300 ले लिया। क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए बस। अगर मुझे LVP निकालना है तो LVP का बेटा मतलब क्या होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मतलब पहले जितना था और बाद में जितना है उसके बीच का डिफरेंस, मतलब Pa नॉट माइनस Pa। सही है कि नहीं? तो देखो ये प्रीवियस में मैंने सॉल्व किया, देख के ही बता दो कितना आंसर है। 50, डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 300, यहाँ पे 250, तो बेटा डिफरेंस कितना है, 50। सही है कि नहीं? 50, देखो बहुत ही इजी है, देखने से ही समझ में आ जा रहा है, लेकिन चलो आंसर तो 50 है, मुझे पता चल गया, लेकिन फिर भी चलो मैं सॉल्व करता हूं। तो ये निकालने के लिए मुझे Pa नॉट को मोल फ्रैक्शन ऑफ B से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? देखो यही तो था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू Pa नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। क्लियर है?
Yes, sir. तो अगर ए का मोल फ्रैक्शन 5/6 आया है तो बी का मोल फ्रैक्शन कितना आया होगा बताओ? 1 minus 5/6. 1/6. 1/6 आया होगा। 1/6. 1/6. हाँ, और पी ए नॉट की वैल्यू कितनी है? 300 mmHg। तो करके देख लेते हैं आंसर हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 50 mmHg। तो यहाँ पर 50. 300 इंटू 1/6 करो, देखो 50 आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. 50 आता है कि नहीं आता है? तो देखो ऐसे सॉल्व करके भी 50 mmHg ही आएगा, है ना। लेकिन हम लोग थोड़े ज्यादा बुद्धिमान है, इसीलिए हम लोग देख के ही आंसर निकाल देंगे यहाँ से कि जितना डिफरेंस है उतना ही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। क्लियर है इतना? Yes, sir. ओके, थर्ड पे जाते हैं। इसका बोला हाँ बोलो, हाँ बोलो। दो पार्ट में क्या क्या क्या? किसी एक पार्ट को लेके नहीं नहीं, दो पार्ट का है। ये देखो, जब हमने सॉल्यूट ऐड नहीं किया था, यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट था, तब प्रेशर 300 है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन। मैं अपनी आप से थोड़ी ना बना रहा हूँ। तब यहाँ पे 300 mmHg प्रेशर था। जब हमने ऐड कर दिया 30 ग्राम यूरिया तो प्रेशर कितना हो गया? 250। हमने अभी निकाला यहाँ पे 250 mmHg। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? पहले जितना था और बाद में जितना बचा रह गया उन दोनों का डिफरेंस। तो 50 आंसर होगा कि नहीं होगा? इकरादुल, इकरादुल, मेरा आवाज आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो 50 आंसर होगा कि नहीं होगा? ओके, तो अगर 50 आंसर आएगा तो हम लोग नेक्स्ट पे चले जाते हैं। तो हम लोग पहले से ही आंसर एक्चुअली जानते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम इसको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ऐसे करके भी हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 50 आना चाहिए, और उतना ही आ रहा है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, चलो थर्ड पे जाते हैं। थर्ड क्या है? RLVP, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है बताओ? XB का XB के बराबर होता है। fraction of solute. XB के बराबर होता है, या तो ये भी लिख सकते हैं PA नॉट माइनस PA होल अपॉन PA नॉट। सही है कि नहीं? Yes, sir. है ना। Yes, sir. लेकिन RLVP जो है वो केवल मोल फ्रैक्शन ऑफ B के बराबर होता है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ B हमने कितना निकाला है? 1/6 निकाला है कि नहीं निकाला है? Yes, sir. तो RLVP भी किसके बराबर हो जाएगा? 1/6 के बराबर। Yes, sir. क्लियर है इतना कि नहीं? ओके, अच्छा, मान लो इसी सेम क्वेश्चन में हम लोग पूछ लेते हैं कि मोलैलिटी कितना है बताओ। मोलैलिटी तो कैसे निकालते बताओ? स्मॉल m निकालना है। सेम क्वेश्चन में कैसे करते हैं? Number of mole of solute divided by mass of नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या बताया? mass of the solvent in kg. मास ऑफ Divided by सॉल्वेंट 0.3. इन केजी। तो मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले मुझे चाहिए Number of mole 2.5 है. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब मोल NB कितना आया है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तुम्हारा 0.5. 0.5, sir. और ये क्या है? सॉल्वेंट का क्या? मास। किलो हाँ, नहीं, सॉल्वेंट का मास कितना है? वेट ऑफ ए कितना है बताओ? 45 ग्राम. 45 ग्राम। तो अगर 45 ग्राम है तो 45 डिवाइडेड बाय 1000 kg हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? Yes, sir. तो बस करना क्या होता है? N/W, यही तो डालना होता। तो N की वैल्यू है 0.5,
और n किसका होना चाहिए, b का, और w किसका होना चाहिए, a का। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 45/1000 इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करें अगर, तो इसको सॉल्व करें अगर, तो ये 10 गया, ये 10 गया, है ना, ये 1 और ये 9। तो 100/9 अभी एक जन ने आंसर दिया था, किसी ने अभी 100/9 आंसर दिया ना, Okay, sure. ठीक है ना। ओके, तो 100/9 क्या, मोल पर केजी, मोलैलिटी का यूनिट जो है वो क्या होगा, ये मोल है ये केजी है, तो मोल पर केजी। क्लियर है कि नहीं। ओके चलो नेक्स्ट उसमें जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन। वीडियो तो मिल जाएगा ना इस क्लास का सर। हाँ हाँ वीडियो दे देंगे। नेटवर्क खराब है इसलिए दिखता नहीं पड़ रहा। अच्छा ठीक है वीडियो दे देंगे, है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है देखो, हाउ मेनी grams of glucose should be dissolved in 180 gram of water to reduce its vapor pressure by 20%। ये क्वेश्चन है, आंसर बताओ क्या पूछ रहा है बेटा, हाउ मेनी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है बताओ। गाइस थोड़ा क्लास पूछ रहा है कि कितना सॉल्यूट जो है वो ग्राम्स में बताओ, जो कि 180 ग्राम वाटर में मुझे ऐड करना चाहिए। अब अगर कभी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करोगे तो हमेशा वहां पे प्रेशर रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, तो कितना रिडक्शन बता रहा है, 20%। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कभी भी अगर वेपर प्रेशर का लोअरिंग परसेंटेज में गिवन हो तो वहां से हम लोग इजिली RLVP निकाल सकते हैं कि नहीं, RLVP 0.2 हो जाएगा। यस सर। देखो अभी मैंने बताया, ये देखो कि अगर मान लो तुम्हें रिडक्शन इन वेपर प्रेशर 75% गिवन हो तो RLVP कितना होगा, 0.75, है ना। तो क्वेश्चन ही मैंने करवा दिया था कि द परसेंटेज डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, मतलब परसेंटेज में डिक्रीज इन वेपर प्रेशर जो होगा ऑफ प्योर सॉल्वेंट अपॉन एडिशन ऑफ सॉल्यूट जो है ना, उसको RLVP इंटू 100 लिख सकते हैं, है ना। तो अगर हम लोग को यहीं पे हम लोग देखें, अगर हम लोग यहीं पे देखें तो RLVP इंटू 100 जो है वो 20 गिवन है परसेंटेज में, तो RLVP कितना हो जाएगा 20/100 दैट इज इक्वल टू 0.2। कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब तुमसे क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी एडेड टू 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो तुम्हें सोचना होगा कि RLVP एक्चुअली किसके बराबर होता है, बताओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वेरी गुड, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, एक्चुअली तुम्हें 0.2 गिवन है, सही है कि नहीं, क्योंकि RLVP 0.2 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है वो भी कितना है 0.2। क्लियर है इतना। तो अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे लिखा जाएगा भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखा जाएगा कि बी का मास कितना है, क्या तुम्हें बी का मास गिवन है,
No, sir. लेकिन वही तो निकालना है, तो हम बी के मास को डब्ल्यू बी मान ले। बोलो। Yes, sir. और डब्ल्यू बी को मतलब ग्लूकोज के मास को अगर ग्लूकोज के मोलर मास से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180। हाँ, Yes, sir. कुछ कुछ चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, जैसे यूरिया का मोलर मास 60 है, ग्लूकोज का मोलर मास 180 है, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 40 है। तो कुछ कुछ चीजें तुम्हें बाय हार्ट याद भी होनी चाहिए, जैसे कि ये सब है ना। एनीवेज, तो अगर हम इसको 180 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे ये मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गया न्यूमरेटर पर, हाँ कि ना। Yes, sir. तो डिनोमिनेटर पे क्या होगा, डिनोमिनेटर पर बी का भी मोल है और ए का भी मोल है, तो ए तो 180 ग्राम्स है, तो 180 ग्राम्स वाटर का है, तो हम लोग 18 से डिवाइड करेंगे। और बी के हमने मोल्स को कितना लिया है, डब्ल्यू बी अपॉन 180 लिया है, सही है कि नहीं। Yes, sir. तो क्या यहाँ से डब्ल्यू बी आ जाएगा, इसको क्या सॉल्व करने से डब्ल्यू बी की वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर. तो वही निकालना है, देखो निकाल के बताओ। देखो जल्दी से निकालो और बताओ। चलो इसको सॉल्व कर लोगे आगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बताओ, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। जैसे टेम्परेचर पे एक लिक्विड बॉइलिंग में स्टेट है, जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो मान लो हमारे पास वाटर है ढेर सारा, हमारे पास मान लो वाटर है। अभी हम लोग वाटर को अगर हम लोग हीट करें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस रीच कर जाएगा, तब यहाँ पर बहुत तेजी से जो लिक्विड वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा, यही होगा कि नहीं, है ना। यहाँ पे थोड़े थोड़ा हमें बबल्स भी दिखेंगे, बुलबुले दिखते हैं ना, टक बक करके एकदम खौलता रहता है जब पानी बॉईल होता रहता है, तो वो यहाँ पे तुमको वैसे बुलबुले टाइप के दिखेंगे, और ये काफी तेजी से जो लिक्विड है वाटर में वो तुम्हारा इवेपोरेट कर जाएगा और वाटर वेपर बनाने लग जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है ऐसा। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो देखो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली एक टेम्परेचर है। तो बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली क्या है, एक टेम्परेचर है। इसमें किसी को कोई डाउट है, इसमें क्या किसी को कोई डाउट है। नो सर. देखो वेपर प्रेशर क्या होता है कि मान लो मैंने 50 डिग्री सेल्सियस पर
पानी रख दिया, है ना, 50 डिग्री सेल्सियस पे पानी रख दिया, मैंने बता दिया तुमसे कि वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, मान लो 38 टॉर, ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे जब तुम वाटर रखोगे 50 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ से वाटर वेपर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? कब तक वाटर वेपर बनेगा? जब तक कि यहाँ पे प्रेशर जो है वाटर वेपर का वो 38 टॉर नहीं हो जाता। अगर मान लो मैंने एक बड़ा वेसल लिया होता, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे प्योर वाटर डालता, प्योर वाटर, है ना, अभी भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे वाटर फिर से इवेपोरेट करता। कब तक करता? जब तक कि वापस से यहाँ पे 38 टॉर फिर से प्रेशर वाटर वेपर का नहीं हो जाता। बात समझ में आई सबको कि नहीं? ठीक है ना? तो इवेपोरेशन ज्यादा कहाँ पे हुआ है? देखो यहाँ पर भी फाइनल प्रेशर है जो 38, और यहाँ पर भी जो फाइनल प्रेशर है वो कितना है? 38। इवेपोरेशन लेकिन ज्यादा कहाँ पर हुआ है? सेकंड वाला में, है ना। पहले वाले में कम हुआ है क्योंकि यहाँ पे वेपर का स्पेस कम है ना, तो कम वेपर में ही 38 टॉर प्रेशर रीच कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर वेपर का स्पेस जो है वो बड़ा है, तो यहाँ पे ज्यादा वेपर चाहिए उस सेम प्रेशर को रीच करवाने के लिए, हाँ कि ना? ठीक है ना? तो यहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा है, यहाँ पे इवेपोरेशन कम है ना। तो एक्चुअली इवेपोरेशन के ऊपर कितना प्रेशर होगा वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हमेशा सेम प्रेशर आना है, तो कहीं पे ज्यादा इवेपोरेशन होगा, कहीं पे कम इवेपोरेशन होगा, लेकिन हर बार एक फिक्स वैल्यू पे रीच करेगा अगर टेम्परेचर सेम है तो। अगर टेम्परेचर सेम है तो वेपर प्रेशर एक्चुअली किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो तुमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, मान लो अब तुमने 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया, है ना, तो 80 डिग्री सेल्सियस पे जो P0H2O है, क्या वो 38 टॉर ही रहेगा? बोलो। चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई नॉर्मल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां पे वेपर बनने की टेंडेंसी और भी हो जाएगी, तो वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. सबको ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे जब तुम 80 डिग्री सेल्सियस पे करोगे तो ये जो कांस्टेंट है ये अपनी वैल्यू बढ़ा लेगा, और वैल्यू बढ़ा के कितनी कर लेगा? मान लेते हैं चलो 50 टॉर कर लिया। तो अब अगर तुम 80 डिग्री सेल्सियस पे छोटा कंटेनर लो या बड़ा कंटेनर लो, यहां पर भी फाइनल प्रेशर जो है वो 50 टॉर आएगा, और यहां पर भी जो फाइनल प्रेशर है वो कितना आएगा? 50 टॉर। क्लियर है इतना? Yes, sir. तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे? वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू नन अदर देन टेम्परेचर। क्लियर है इतना कि नहीं? अगर वेपर प्रेशर को फ्लक्चुएट करवाने की किसी की ताकत है तो वो है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो वेपर प्रेशर भी एक नई वैल्यू पर सेट हो जाएगा। क्लियर है इतना गाइस? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। तो पानी के लिए देखो, पानी के लिए देखो, मान लो वाटर है ना, मान लेते हैं, और मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया कि वेपर प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। मतलब वॉल्यूम बढ़ाओ कम करो वेपर प्रेशर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वेपर प्रेशर एक नई वैल्यू पे सेट हो जाएगा। तो अगर मान लो मेरे पास, पहला रन लेते हैं, अगर मान लो मैंने टेम्परेचर रखा है अभी 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना होगा बताओ? 38 टॉर है। कोई अपने अंदाजे से बताओ, बस मैं कोई तुमको वैल्यूज याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बस अंदाजा तुम्हें सिखा रहा हूं कि किस तरीके से अंदाजा लगाया जाएगा। ठीक है ना? तो अगर मान लो मैंने 80 डिग्री सेल्सियस कर दिया,
तो यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? तो मान लो 50 टॉर हो गया, मान लो 50 टॉर हो गया, है ना। अब अगर मान लो मैंने टेम्परेचर और भी ज्यादा कर दिया, मान लो यहाँ पे 95 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 95 डिग्री सेल्सियस करने पे क्या वेपर प्रेशर और बढ़ेगा? बढ़ेगा। अब मान लो इसने, मान लो 200 टॉर कर दिया, अब मान लो मैंने 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, है ना। मतलब चलो 100 डिग्री अभी नहीं करते, इसका मतलब जब जब टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर उसी सेम लिक्विड का एक नई वैल्यू पर आकर सेट हो जा रहा है। अब देखो मैं तुम्हें क्या करता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताता हूँ। देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या, 38 टॉर मैंने जस्ट एक वैल्यू दिखाई है तुम्हें। मैं एक्चुअली यहाँ पे देखो कॉन्स्टेंटली वैल्यू को बढ़ाता जा रहा हूँ। एक्चुअल में ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है वैल्यू, मैं तुम्हें बस एक अंदाजा दे रहा हूँ। बात समझ में आई कि नहीं? टेम्परेचर देने से मींस 38 टॉर होगा। लीस्ट टेम्परेचर मतलब, अच्छा यहाँ पे वो तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना, ये मैं तुम्हें बस एक अंदाजा दे रहा हूँ। क्लियर है इतना कि नहीं? ये कोई एक्चुअल में वैल्यूज थोड़ी ना, मैं बस तुम्हें एक अंदाजा दे रहा हूँ कि अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर है इतना? हाँ सर। ओके। बॉइलिंग पॉइंट देखो क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो कभी भी कोई कंटेनर लो, उसमें कोई लिक्विड डाल दो, उसमें कोई भी लिक्विड डाल दो, तो लिक्विड इवेपोरेट करके यहाँ पे गैस क्रिएट करती है कि नहीं करती है? हाँ राइट। तो यहाँ पे जो भी गैस क्रिएट होगी उसकी वजह से यहाँ पे एक वेपर प्रेशर बनेगा, तो मान लेते हैं PA0। लेकिन ये जो वेपर प्रेशर है ये लिक्विड का वेपर प्रेशर है। अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर की बात करें तो जो एटमॉस्फेयर इस कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगा रही है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये दोनों चीजें अलग अलग चीजें हैं कि नहीं? दोनों अलग अलग चीजें हैं कि नहीं? देखो अगर हम मान लो वाटर की बात करें तो वाटर का वेपर प्रेशर 50 डिग्री सेल्सियस पे मान लेते हैं कि हमारे पास 38 टॉर है ना। लेकिन बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 atm है कि नहीं? और 1 atm किसके बराबर होता है? 760 टॉर के बराबर होता है। मान लो अब हम इसको नीचे से हीट करना स्टार्ट करते हैं, इस वेसल को अब मान लो हम हीट करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा कि नहीं? अभी तो तुमने सीखा, अभी तो तुमने सीखा कि जब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाता है। यस ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज पे आओ। तो अगर तुम इसको हीट करोगे तो और लिक्विड इवेपोरेट करेगा, जब और लिक्विड इवेपोरेट करेगा तो वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। यस और नो? अच्छा, वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते कभी तो ऐसा आएगा कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये 38 से बढ़ के 760 हो जाए, हाँ कि ना। कोई तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जब यहाँ पे जितना भी इसका इनिशियल वेपर प्रेशर था वो बढ़ते 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 760 टॉर आ जाए। यस और नो? यस सर। इसी टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बात समझ में आई? सर ठीक है ना। तो इसको पढ़ो,
द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसे सीख रहे हैं हम इसको, कि हमने शुरुआत में एक कंटेनर लिया जिसमें वाटर लिया 50 डिग्री सेल्सियस पर। 50 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर प्रेशर है वो 38 टॉर है, ठीक है ना। तो 38 टॉर अगर 50 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर है, तो एक्सटर्नल प्रेशर तो हमेशा 1 एटमॉस्फेयर है। 1 एटमॉस्फेयर का मतलब 760 टॉर होता है। तो इसको हमें तब तक हीट करना है जब तक कि इसका भी वेपर प्रेशर जो है वो 760 टॉर नहीं हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को जब यहाँ पर वेपर प्रेशर भी तुम्हारा 760 टॉर आ जाए तो उसी को वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। क्लियर है इतना कि नहीं? ओके, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहे? अलग लेके वो 180 के बराबर कर दीजिए क्या? मतलब जैसे कि सर आपने कंटेनर में 50 डिग्री सेल्सियस लिया, वहाँ पे अगर थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर कुछ भी ले लो तुम चलो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि 75 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, उसमें वाटर ले लेते हैं, तो हम इसको हीट करेंगे। तो 75 पे यहाँ पे वेपर प्रेशर 38 और थोड़ी ना होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर उससे ज्यादा होगा। मान लो 75 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर प्रेशर है वो तुम्हारा मान लो 500 टॉर है, लेकिन बाहर का प्रेशर कितना है 760 टॉर। तो मुझे इसको हीट और करना पड़ेगा कि नहीं? यस। तो जब मैं इसको और हीट करूंगा तो कभी ना कभी ये वेपर प्रेशर बढ़ के 760 टॉर जरूर आएगा। तो जिस भी टेम्परेचर पे आएगा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर है इतना कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर, 100 डिग्री। यस। अगर वाटर को तुम बॉयल करते हो, अगर तुम वाटर को बॉयल करते हो तो वाटर को भाई नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे बॉईल करो, है ना। तो वाटर का जो भी इनिशियली वेपर प्रेशर रहा होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का वेपर प्रेशर मतलब P0H2O हम बोल सकते हैं 1 atm होगा कि नहीं होगा, या तो 760 टॉर होगा कि नहीं होगा, बोलो। अटक गया? अच्छा रुको रुको रुको, अच्छा मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो वाटर है, ठीक है ना, H2O है, यार ये डिले हो रहा है उसमें। मैं कह रहा हूं मान लो वाटर है, H2O है, ठीक है ना। तो अगर वाटर को हम 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं तो वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा बताओ? 1 atm हो जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की कंडीशन ही यही है कि जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बराबर तुम्हारा वेपर प्रेशर होना चाहिए। तो क्योंकि मुझे पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर प्रेशर है वो 1 atm है, हाँ कि ना? बात समझ में आई कि नहीं? चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तुम्हें गिवन है कि 30 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या हो गया? सॉलिड। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट is dissolved in 360 gram of water at 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि इफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is 570 mmHg, then calculate मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन को पढ़ो और समझो, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन लेता हूं। क्वेश्चन को पढ़ो और बताओ।
क्या तुम्हें कोई वैल्यू मिसिंग लग रही है, जिस वैल्यू की वजह से तुम शायद आंसर ना निकाल पाओ? बोलो। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जो वेपर ना बना सके, और वेपर कौन नहीं बना पाता है? जो सॉलिड सॉल्यूट होता है वो वेपर नहीं बना पाता है। जैसे कि यूरिया, यूरिया क्या है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ग्लूकोज क्या है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। सॉल्ट क्या है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्योंकि सॉल्ट को अगर तुम अपने मान लो डेस्क पे रख देते हो थोड़ा सा, तुम 4 दिन बाद भी हो तो वो वहीं पड़ा मिलेगा, वो वोलेटाइल नहीं है। इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। तब ट्राई कर रहे हैं कि नहीं? Yes, mister. करो। क्या क्या गिवन है मुझे बताओ। क्या क्या गिवन Mass है? of solute. मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब हमें डब्ल्यू बी गिवन है। कितना गिवन है? 30 ग्राम, है ना? क्या ये सॉल्यूट मुझे पता है कौन सा है? तो जब सॉल्यूट मुझे पता नहीं है, तो इसका मोलर मास जो है वो मुझे नहीं पता। यस। और क्या गिवन है बताओ। मतलब डब्ल्यू ए गिवन है कितना? 360 ग्राम। तो क्या मुझे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पता है, सॉल्वेंट पता है? कितना? हम्म, कितना? अरे भैया, सॉल्वेंट का मोलर मास 20 है H2O का। ये 18 है। ये एक एक करके चलते हैं ना आगे, ये 18 है। तुम इसको डायरेक्ट मोल्स मत बताओ, अभी मैं कैलकुलेट करूंगा तब जानेंगे इसको। इतना हमें कुछ गिवन है, सही है ना? ये क्या है, ये व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन? तो क्या लिखना है, पीए लिखना है कि पीए नॉट लिखना है? पीए की वैल्यू कितनी है? 570 mmHg। हमसे कैलकुलेट करने क्या बोला गया है? मोलर मास ऑफ बी। मोलर मास ऑफ बी, मतलब मुझे ये कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? अच्छा, देख के तुम्हें क्या लगता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें? जब मुझे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर गिवन है, तो मैं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, हाँ कि ना? तो पहला वाला। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा बताओ? पीए इज इक्वल टू पीए नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये होगा कि नहीं होगा बताओ? तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालूं,
तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब हुआ कि ए का मोलर मास, सॉरी ए के नंबर ऑफ मोल्स, तो ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 20, हाँ कि ना? यस सर, यस सर, 360 डिवाइडेड बाय 18, ओके। और यहाँ पे नीचे क्या रखते हैं, नीचे ए का भी नंबर ऑफ मोल्स रखते हैं और बी का भी नंबर ऑफ मोल्स रखते हैं, सही है ना? तो बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे 30 अपॉन एम बी, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, तो वैल्यूज पुट करो। क्या तुमको, अब देखो जरा, अब जब हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे पीए की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, बताओ? 570 इज इक्वल टू पीए नॉट गिवन है क्या? क्या मुझे पीए नॉट गिवन है? कोई बता पाएगा कि पीए नॉट क्या मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन हो सकता है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वाटर है और 100 डिग्री पर है, तो 100 डिग्री तो मुझे पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, हाँ कि ना? और अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, यस, अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो मतलब ये वो टेम्परेचर है जब वाटर का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के बराबर रहा होगा, हाँ कि ना? अभी मैंने बॉइलिंग का कॉन्सेप्ट समझाया, वो समझ में आया था कि नहीं? तो देखो 100 डिग्री सेल्सियस गिवन है ना, तो 100 डिग्री का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर जो कि 1 atm है उतना ही तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी रहा होगा। तो इसका मतलब मुझे एक और चीज भी इनडायरेक्टली गिवन है, वो है पीए नॉट। कितना? पीए नॉट मुझे गिवन है 760 mm ऑफ एच जी, यस। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? तो वैल्यूज पुट करो। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, चलो। 570 mmHg इज इक्वल टू पीए नॉट कितना है 760 mmHg इंटू एक्सए की वैल्यू पुट करो, तो ये पुट कर दो 20 प्लस 30 अपॉन एम बी। क्या यहां से इस इक्वेशन से एम बी की वैल्यू निकल जाएगी? क्या यहां से एम बी की वैल्यू निकल जाएगी? तो अभी तुम लोग का देखो टास्क क्या रहेगा, तुम लोग का टास्क है, मैं तुम्हें लास्ट तक क्वेश्चन बताऊंगा लेकिन फाइनल वैल्यू तुम लोग निकाल के लाओगे अगली क्लास में। तो अगली क्लास में मुझे एमबी की वैल्यू बताना कितनी आई, ठीक है कि नहीं? ओके, चलो, अगर कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लो। अगर कोई डाउट है तो यहां तक पूछ लो, बोलो। क्या टॉर? यस, 1 टॉर 1 mm एच जी के बराबर होता है, मतलब सेम है। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर, बार और टॉर में रिलेशन क्या है? बार और टॉर में तुम्हारा रिलेशन है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा बार और टॉर के बीच का रिलेशन, ये सब एक थ्रेड में बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, उसको याद कर लेना। तो बार और टॉर के बीच में क्या रिलेशन है वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है सर, ओके, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आज की क्लास में हम एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे। अपने आप से करोगे ये क्वेश्चन, जान लगा देना एकदम। हाँ सर, देखो, लड़ना सीखना पड़ेगा,
जब तक कि लड़ना नहीं सीखोगे क्वेश्चंस के साथ में, तब तक कि क्वेश्चंस तुमसे हाथ से निकल जाएंगे तुम्हारे। इसीलिए गिव योर 100% ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 20 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। कभी भी तुम ये देखो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो हमेशा ध्यान रखना नॉन वॉलेटाइल का सॉल्यूट का मतलब जो सॉल्यूट है वो कैसा है, सॉलिड। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो 20 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज dissolved in 156 gram of benzene। ठीक है, if pure benzene at this temperature is 200 mmHg and vapor pressure of solution is 150 mmHg, then calculate molar mass of solute। करो, कर पाओगे इसको? ट्राई करो सब लोग। हो जाएगा सर। एकदम हो जाना चाहिए, सब लोग ट्राई करो अभी। सब लोग, ये आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई करो जल्दी से। सबसे पहला काम क्या होता है कि एनालाइज करना क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फिर देखना होता है कि गिवन क्या क्या है, फिर एक अप्रोप्रिएट इक्वेशन को यूज करके तुम्हें अपना आंसर निकालना होता है। कर रहे हो बच्चा लोग? यस सर। यस सर। करो करो। हुआ? सर थोड़ा बताइए। चलो ठीक है, जल्दी से करो।
30 हो गया 30 देखते हैं। चलो अब मैं करता हूँ इसको। क्या क्या गिवन है बेटा? सर WB इज इक्वल टू 20 ग्राम ओके, WB इज इक्वल टू 20 ग्राम। और क्या क्या गिवन है? WA इज इक्वल टू 156 ग्राम वेरी गुड, WA इज इक्वल टू 156 ग्राम। और क्या गिवन है? MA इज इक्वल टू 70 होगा सर आ, WA का MA ओके, WA का जो MA है वो प्योर बेंजीन है। 70 कितना? 78। कैलकुलेट किया था ना सही से? हाँ सर C6H6 ओके, उसके बाद और क्या क्या है? सर PA इज इक्वल टू 150 mmHg ठीक है। और PB नॉट गिवन है क्या? हाँ सर PB नॉट कह रहा हूँ, सॉरी, PA नॉट गिवन है क्या? नो सर PB नॉट गिवन, वाला होगा PA नॉट गिवन तो है 200, तो ये 200 गिवन है। तो भाई PA और PA नॉट दोनों गिवन है, तो इसका मतलब PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ये लिखा जाएगा। यस, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। 150 इज इक्वल टू 200 इंटू 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 WA कितना है? 156 डिवाइडेड बाय 78 होल डिवाइडेड बाय 156 78। बोलो क्या क्या? 20/MB होगा प्लस 20/MB प्लस 20/MB। हाँ, प्लस तुम्हारा 20/MB, ठीक है ना? तो यहाँ से MB की वैल्यू निकल जाएगी इजिली। डन। सर 156/72 होता है। हाँ, ये 2 होता है, ठीक है ना? तो अगर हम लोग चलो इसको सॉल्व करने पे आ जाएं, तो ये 150 है, ये 200 है, तो ये 3/4 हो गया इस तरफ। यस, 150/200 कितना हो गया? 3/4। और इधर पे ये कितना है? 2, तो 2 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 20/MB, तो इजिली आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलो और भी अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे और भी अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 6 है ना, ये 60/MB इज इक्वल टू 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8, तो 60/MB इज इक्वल टू 2 है ना, तो MB इज इक्वल टू 30। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, सबका इतना ही आ रहा है MB? ओके, तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले हमने पढ़ा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कहाँ पे? सर P0A सर PA और P0A का बीच में डिफरेंस क्या है? PA जो है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ये गिवन तो है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 150 mmHg, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? PA होता है। हाँ, अब P0A क्या है भाई? बेंजीन A होता है, वो होता है सॉल्वेंट, है ना? एक्चुअली जब तुम्हारे पास A और B का मिक्सचर है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो वेपर केवल कौन बना रहा है? A बना रहा है, क्योंकि B तो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना? तो यहाँ पे A का प्रेशर है, उसी को ही हम लोग सॉल्यूशन का प्रेशर कह रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में A ही जो है वही वेपर बना सकता है, B वेपर बना नहीं सकता। लेकिन ये जो A का प्रेशर है वो मैक्सिमम तो है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम के लिए A प्योर होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसीलिए सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को PA से डिनोट किया जाता है। जबकि अगर मान लो मेरे पास प्योर सॉल्यूशन है, प्योर बेंजीन है, तो प्योर जो भी तुम्हारे पास सॉल्वेंट होगा, प्योर सॉल्वेंट,
उसको हम लोग उसमें कितना प्रेशर रीच करेगा मैक्सिमम, तो उसको PA0 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है इतना कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे PA0 मतलब बेंजीन का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में 200 है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना कितना है 150 है। यही तो गिवन है ना क्वेश्चन में। बेंजीन लिक्विड होता है क्या? यस, बेंजीन लिक्विड होता है, लेकिन हाईली हाईली फ्लेमेबल और हाईली वोलेटाइल लिक्विड होता है। समझे कि नहीं? सर सर तीनों टाइम पूरा पर समझ रही है सर, नेटवर्क खराब है इसलिए सर कट कट के आया है साउंड। कौन सा? P0 है जो। तो P0A क्या है? P0A का मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, वो गिवन है ना भाई। अभी तक हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, बार बार P0 हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे ये देखो P0H2O लिया है ना, यहाँ पे भी PA लिया, उसके बाद तुम्हारा P0 लिया, P0A लिया, फिर PA लिया। तुम अभी तक PA0 से क्या समझ रहे थे? हम्म? ये जो P0A होता है, कोई भी तुम मान लो सोल्यूशन ले रहे हो, तो सोल्यूशन तुम किसका ले रहे हो? फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो सॉल्यूट है वो तुम्हारा सॉलिड होगा, और जो सॉल्वेंट है वो तुम्हारा लिक्विड होगा। सॉल्यूट जो है वो वेपराइज नहीं कर सकता, लेकिन सॉल्वेंट वेपराइज कर सकता है। तो जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूट को हम बी कह रहे हैं और सॉल्वेंट को हम लोग ए कह रहे हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी अगर हम लेते हैं, तो यहाँ पे वेपर केवल किसका जाएगा? ए का जाएगा। लेकिन क्या ए मैक्सिमम वेपर बना पाएगा अपना? नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्योर ए थोड़ी ना है, ए के साथ बी भी मिला हुआ है। यहाँ पर प्योर ए थोड़ी ना है, यहाँ पे ए के साथ बी भी मिला हुआ है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वेपर बना नहीं पाएगा। इसीलिए सॉल्यूशन स्टेट में प्रेशर तो ए का ही रहता है, लेकिन वो प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट जो होगा वो ए है अगर, तो उससे हमेशा कम होगा, और प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम को PA0 लिखें, तो यहाँ पे हम लोग केवल PA लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे, क्योंकि नॉट रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे PA क्या हुआ? PA हुआ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जबकि PA0 क्या हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दैट्स इट। क्लियर है इतना? मुझे समझ में नहीं आया कि ये अचानक से ये डाउट कैसे आया। हमने 4 क्वेश्चन कर चुके हैं इसके, मतलब पहले क्वेश्चन पे ही अगर ये डाउट आ जाता तो मेरे ख्याल से लॉजिकल था, क्योंकि बिना पहले क्वेश्चन में ये डाउट क्लियर हुए हम सेकंड क्वेश्चन तक आए कैसे फिर? चलो ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में सब लोग रिवाइज करके आएंगे। ओके।